नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों कि मैं आपको टाइम टू टाइम जो भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो वैकेंसी आई है यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक वैकेंसी निकाली है जो सीपीएफ एसी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है। जो पहले सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता था, आईएएस का जो एग्ज़ाम होता था, उसी में एक पोस्ट होती थी, लेकिन इसका कई सालों से एग्ज़ाम अलग से हो रहा है। जो भी ग्रेजुएट, जो भी अपने भाई ग्रेजुएट हैं या लास्ट ईयर के जिन्होंने, जो फाइनल ईयर में है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और ये बहुत ही अच्छी जॉब है। गस्टेड पोस्ट होती है ये, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छे आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों, आपका अफसर बनने के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी से तैयारी इसकी स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, देश की सेवा का आपको अच्छा मौका मिल जाएगा और आप एक अच्छे अफसर बन जाएंगे इसमें। तो काफ़ी अच्छा मौका है। जो ग्रेजुएट बंदे हैं अपने और जो या फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और पूरा नोटिफिकेशन समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी मई में आने वाली है उसके बारे में बताया था। जैसे ही वैकेंसी आती है तो मैं आपको पूरा उसके बारे में जो भी है उसका फॉर्म का प्रोसीजर है वो सब समझा दूंगा दोस्तों। तो जो चैनल पर नए हैं वो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। तो हम टाइम को वेस्ट न करते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम चलते हैं। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन नोटिस 8/2021 CPF डेटेड 15/4/2021 है। ये 15/4 जो कल ही ये नोटिफिकेशन आया है और इसकी लास्ट डेट है जो 5/5/2021 है। फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिलअप होना इसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन, जो 15 पेज का नोटिफिकेशन है, वो आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस छोटी छोटी बातें, जो सभी बातें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे, कौन कौन बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्टें हैं, वो सब बातें मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो देखो दोस्तों, पहले हम इसमें क्या है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, या फाइनल ईयर में। यदि आप फाइनल ईयर में हैं, एग्ज़ाम दे रखे हैं आपने, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये किस तरीके से अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन अप्लाई होगा इसका, कोई भी मैनुअल इसका अप्लाई नहीं होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा। यूपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट है, वो सारा प्रोसीजर मैं बताऊंगा, क्योंकि अपने काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं करवा सकते। तो मैं आपको इसका बता दूंगा कि इस तरीके से इसका फॉर्म फिलअप होगा। मैं मोबाइल से भी आपको बता दूंगा, यदि आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको मोबाइल से भी बता दूंगा, क्योंकि गूगल क्रोम होना चाहिए आपके मोबाइल में। तो आप इसका फॉर्म मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि मोबाइल में पूरा हमें फुल स्क्रीन नहीं दिख पाती, जिसके कारण थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो यदि आपके पड़ोस में या आपके दोस्त के पास कंप्यूटर है तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको पूरा इसका प्रोसीजर बताने वाला हूं कि किस तरीके से इसके हम सिग्नेचर और फ़ोटो को किस तरीके से कंप्रेस करके हम फिल कर सकते हैं। जो भाई अपने 100-200 रुपये नहीं दे सकते फॉर्म फिलअप करने के लिए, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो वो इसके लिए मैं उनके लिए इसमें कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे? यूपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट UPSConline.nic.in पे जाके हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, या आधार कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या कोई भी गवर्नमेंट आईडी, जो भी गवर्नमेंट ने कोई आईडी आपको इशू की है वो एक आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी डिटेल इसमें
आपसे लेगा, क्योंकि ये जो डिटेल है उसका, जो ये हमारी आईडी है, इसकी फ़ोटोकॉपी भी स्कैन करके ये लेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये एक आईडी आपकी होनी बहुत ही आवश्यक है, इसमें से एक आईडी आपके पास है होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मई है, मतलब 6 बजे तक, 5 मई 2021 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें, क्योंकि इसका क्या है कि आप जैसे ही जल्दी अप्लाई करेंगे तो आप जो भी सेंटर फिल करेंगे वो सेंटर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो दिल्ली के हैं वो दिल्ली सेंटर लेना चाहते हैं, तो उनको यदि वो लेट अप्लाई करेंगे तो सेंटर फुल हो जाते हैं, जिसके कारण उनको जो उनकी चॉइस का सेंटर है वो नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों जो दिल्ली से बाहर के हैं, जो जहाँ पे रहते हैं वो वहीं का सेंटर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ट्रैवल करने में आसानी होती है। तो इसलिए जो जितना जल्दी इसके लिए अप्लाई करेगा उसको सेंटर वही अलॉट होगा जो वो चॉइस देगा। ठीक है, तो आप यदि चॉइस का सेंटर लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए जल्दी अप्लाई करें। ठीक है, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। ठीक है, तो आप इसके लिए 5 मई और 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 मई से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, जो एग्ज़ाम होगा नेगेटिव मार्किंग होंगी। OMR सीट पे इसका एग्ज़ाम होता है दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका होता नहीं है। ब्लैक पेन यूज करेंगे, ओनली ब्लैक पेन यूज होगा इसमें, कोई पेंसिल या इंक का जो पेन है वो इसमें यूज नहीं होता। OMR सीट पे केवल ब्लैक पेन ही यूज करेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 का मतलब है कि यदि हम 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो एक ठीक होता है हमारा वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका जो ठीक है वो गलत हो जाएगा, यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो 1 नंबर आपका वो कट जाएगा। तो 0.33 1/3 की इसकी मार्किंग है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए फैसिलिटेशन सेंटर दे रखा है इन्होंने, ये मोबाइल नंबर दिया हुआ, ये नंबर दिए हुए हैं उन्होंने। लेकिन ये कई बार क्या है कि थोड़ी दिक्कत है, ज़्यादा कॉल आने के कारण, अब वैसे भी कोरोना है, ये नहीं अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको वैसे पूरी डिटेल इसमें देने वाला हूँ। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स जो है वो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपको पता है वो तो बैंड होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें अलाउड नहीं होते हैं, तो वो सब इसमें बैंड है एग्ज़ाम सेंटर में। ठीक है, 8 अगस्त 2021 को इसका एग्ज़ाम है। देखो अभी तो काफ़ी टाइम है, अगस्त में 8 अगस्त 2021 में इसका एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये जो है पोस्टें हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के लिए असिस्टेंट कमांडेंट एक ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, जो एज ए ACP, जैसे दिल्ली पुलिस या जो भी जैसे IPS ऑफिसर जो होते हैं स्टार्टिंग में ACP सेलेक्ट होते हैं, उसी तरह से जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है इसमें असिस्टेंट कमांडेंट जो है उसी पोस्ट पे ACP की पोस्ट के इक्वल पोस्ट होती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, अफसरी लाइन है, बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है। ज़रा सी तैयारी आप कर लें, यदि आपकी GK अच्छा है, थोड़ा सा इंग्लिश आपका अच्छा है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा है, ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है दोस्तों। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड सशस्त्र सीमा बल में इसमें वैकेंसी है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसमें देखो ये वैकेंसी हमारे पास आई हैं। BSF में इसकी 35 वैकेंसी हैं, CRPF में 36 हैं, CISF में देखो कितनी वैकेंसी हैं, CISF में डबल वैकेंसी है, 67 वैकेंसी है, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। CISF में जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, विदाउट रिस्क की पोस्ट है। ठीक है, इसमें हमें देश की सेवा करने का मौका सभी में मिलता है दोस्तों। कोई भी मतलब ये है कि रिस्क की जॉब है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो रिस्क तो लेना पड़ता है। आप यदि BTech है, BTech किया हुआ है आपने, 15-20 हज़ार रुपये की जॉब एक कंटिन्यू आप ये इसमें आपको फील्ड में काम करने के लिए मिलेगा, एक अच्छी पोस्ट होगी, एक मतलब सम्मान, आपको जो सम्मान है वो मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो CISF में 67 वैकेंसी, ITBP में 20 वैकेंसी हैं, SSB में 1 वैकेंसी है, टोटल 159 वैकेंसी हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी हैं। ठीक है, तो
तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी से यदि स्टार्ट करते हैं आप तैयारी, तो एग्ज़ाम तक आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ये एक मौका है दोस्तों। ठीक है, ये 13 वैकेंसी जो है बैकलॉग वैकेंसी दी हुई हैं, जो पिछले साल की बैकलॉग वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इस पर स्टार लगाया हुआ है दोस्तों। अब देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्ज़ाम है इसके, देखो सेंटर ऑफ एग्ज़ाम दे रखे हैं। तो जो भी आप सेंटर हैं, ये सेंटर हैं एग्ज़ाम के, जहाँ भी जो भी आपको नज़दीक है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप स्टार्ट अभी से अभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए इसका, आज या कल में ही इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले अलॉट कर दिया जाएगा सेंटर। ठीक है, तो ये नहीं कि आप बाद में अप्लाई करेंगे और आपको चॉइस का सेंटर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार साइट में प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप अप्लाई इसके लिए कर दीजिए। मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर, पूरा जो जो प्रोफाइल है वो पूरा बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या क्या सावधानी रखेंगे, ठीक है, वो सब बातें मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट लोट, पहले अप्लाई करेंगे तो पहले ही ये आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, चेंज सेंटर, सेंटर चेंज नहीं होगा। बाद में आप कहें कि भी आपको सेंटर अलॉट हो गया है, तो आप सेंटर चेंज करने के लिए बोले तो वो सेंटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही आपने फॉर्म में आपने कोई कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी फिल कर दी है किसी रिजर्व कैटेगरी में, तो आप उसकी कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से फॉर्म को फिल करें। यदि आप एससी हैं तो एससी फिल करें, एसटी हैं तो एसटी फिल करें। ठीक है, क्योंकि बाद में कैटेगरी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कैटेगरी तो बड़े ध्यान से फॉर्म को फिल करें। ठीक है, तो कोई भी उसमें चेंज नहीं हो पाएगा दोस्तों, कि आप चाहें कि भाई आप कैटेगरी चेंज करें, तो ये जब बातें ध्यान रखें। ठीक है, तो आप कैटेगरी बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। ये ईडब्ल्यूएस के दे रखा है कि ईडब्ल्यूएस वालों को कोटा दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में भी हमें एक ही कैटेगरी में हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी देखिए, नेशनलिटी आप इंडियन होने चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड टू नथिंग ऑब्टेन टू रूल्स सेल डिबार द अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान अंडर दीज रूल्स। ठीक है, तो आप क्या इंडियन आपका होना आवश्यक है। सेक्स इसमें क्या है कि मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट की। ठीक है, तो इसमें मेल या फीमेल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेल के लिए है, ये फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट इसमें 20 साल से, 18 साल से नहीं है। 18 साल वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो 20 साल के हो चुके हैं और 25 साल से कम है। ठीक है, 20 से 25 के बीच में है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या है दिया हुआ है, ऑन 1 अगस्त 2021 से इसकी एज काउंटिंग होगी। ही मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, 2 अगस्त 1996 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 1 अगस्त 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 अगस्त 2001 से तो हो गया 20 साल का। ठीक है, और यहाँ से 25 साल, इससे नीचे मतलब इससे पहले नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से 2001 से बाद का नहीं होना चाहिए, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एज कम हो जाएगी। ठीक है, और इसमें ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल, शेड्यूल कास्ट को इसमें, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इसमें 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, वो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, उनको इसमें 3 साल की छूट दी गई है। वो 28 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑफ सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको 5 साल की छूट दी गई है दोस्तों। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और सिविलियन एम्प्लॉय हैं, उनको क्या होगा, देखो शेड्यूल कास्ट को 5 साल की छूट है, शेड्यूल ट्राइब को भी 5 साल की छूट है। यदि वे सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो वे 5 साल की छूट और उनको मिल जाएगी, तो वे 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो बैकवर्ड ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, वो 3 साल की छूट है और 5 साल की छूट उनको सिविलियन एम्प्लॉय की मिल जाएगी। ठीक है, तो वो 28 तक वो अप्लाई कर सकते हैं 33 तक। ठीक है,
ये आपको एज के बारे में मैंने बताया कि एज के लिए क्या होगा। और एक बात ध्यान रखें, देखो जो आपने डेट ऑफ बर्थ सबमिट किए है ना, वो बड़े ध्यान से सबमिट करें, ठीक है। जो आपकी मेट्रिकुलेशन, जो भी मैट्रिक की जो है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वही होनी चाहिए, ठीक है। वही डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल एंड सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। वो आपकी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है इसमें, डिटेल्ड ऑफ एप्लीकेशन विच विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट हु आफ्टर क्वालिफाइंग द रिजल्ट। इसमें दे रखा है कि जैसे आप लास्ट ईयर में है तो आप जब इसका पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट होगा तो उसमें आप फाइनल मतलब अभी तो इसमें टाइम है, तो आपने यदि फाइनल के एग्ज़ाम दे रखे हैं तो तब तक तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको उस टाइम आपको अपनी मार्कशीट वगैरह सब लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। पहले सबसे पहले रिटन होगा, फिर उसके बाद जो क्वालिफाई होंगे उनका फिजिकल पीटी होगा और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी और इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। अब क्या है कि फिजिकली स्टैंडर्ड क्या होगा, ठीक है। यदि आपके पास एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट है तो आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू टेस्ट होगा, उसमें आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो हैं तो आप ज़रूर इसमें डालिए कि आप एनसीसी ये का बी है या सर सी सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है। तो फ़ी क्या है? देखो फ़ी इसमें 200 रुपये फ़ी है दोस्तों। जो भी ओबीसी हैं, ठीक है, जनरल कास्ट हैं, तो उनके लिए 200 रुपये फ़ीस इसमें है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़्यादा मैं इसलिए आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन समझा रहा हूँ कि आप खुद से फॉर्म फिल कर सके, आपको कहीं भी दिक्कत न आए। और मैं नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको फॉर्म फिल करना भी बताऊंगा दोस्तों, किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, किस तरीके से जो फ़ोटो को और सिग्नेचर का साइज कम करेंगे। ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं यार, देखो सभी के पास अच्छे सोर्स नहीं है, कोरोना वैसे फैल रहा है, माँ बाप के जो है इनकम के सोर्स बहुत कम हो गए हैं, तो बच्चों को काफ़ी बर्डन आ चुका है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे के ऊपर काफ़ी बर्डन है, ठीक है। जो SC ST बच्चे हैं जिनके पास सोर्सेज बहुत कम हैं, ओबीसी के पास भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई सोर्सेज कम है, ठीक है। तो जिनके पास सोर्सेज कम है, मैं चाहता हूँ कि भाई उनको एक मतलब जो भी पैसा बचा सकें वो माँ बाप का वो बचाएं, ठीक है। खुद से काम करना सीखें दोस्तों। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको बार बार कहीं धक्का शहर में धक्के ना खाना पड़े, आप अपना फॉर्म खुद से फिल कर सकें, ठीक है। आपके पड़ोस में कंप्यूटर है तो वहाँ जाके फिल कर लीजिए, आपके पास नेट सबके पास होता है आजकल, ठीक है। मोबाइल में जियो का नेट सभी मतलब ज़्यादातर बच्चे रखते हैं, ठीक है। वो कनेक्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 200 रुपये फ़ीस है। SC ST और महिलाओं के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं है, वो फ़ी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। ओबीसी और जो जनरल कास्ट है उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है दोस्तों, ठीक है। तो फ़ी जो है रिफंडेबल नहीं होगी, ये बातें इसमें बताई गई हैं कि जो फ़ी है वो एक बार जो आपने भर दी तो आपकी रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। ये वीज़ा, मास्टर, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप तो दोस्तों यदि फ़ीस आपने एक बार पे कर दी तो आप रिफ़ंड नहीं ले सकते, ठीक है। 200 रुपये फ़ीस है इसमें। जो SC ST हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। उनको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। नो फी एग्जाम्पशन इज हाउएवर अवेलेबल फॉर टू OBC EWS कैंडिडेट एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्रेस्क्राइब्ड फीस, ठीक है। OBC कैंडिडेट हैं या EWS कैंडिडेट हैं, OBC में है और EWS हैं तो उनके लिए फ़ी उनको पूरी पे करनी होगी, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो सभी फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, चाहे वो जर्नल में है, OBC हैं, ठीक है, तो सभी फीमेल कैंडिडेट और SC ST उनको फ़ी में छूट है दोस्तों,
ठीक है। तो RID क्या है, ये रजिस्ट्रेशन ID है। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि भाई एग्जाम सेंटर फोटोग्राफ एटसेट्रा द एप्लीकेशन हु आर सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन शुड नोट दैट ओनली द एप्लीकेशन विद हायर RID। इसमें क्या है कि यदि आपने एप्लीकेशन एक बार सबमिट कर दी है तो आपसे कोई गड़बड़ हो गई है, जैसे आपसे उसमें यदि आपने मान लिया कोई कैटेगरी गलत भर दी है, ठीक है, कैटेगरी SC की जगह ST डाल दी है या OBC डाल दी है, ठीक है, या OBC की जगह ST डाल दी है, ठीक है, तो गड़बड़ हो गई, फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है, ठीक है, तो आपने देखा प्रिंट आउट निकाला कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, तो आप इसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। वो फी रिफंड नहीं होगी आपकी कि आप चाहे कि भाई वो जो आपने फ़ी फिल कर दी है, जो फ़ी पे कर दी है, वो आपके नेक्स्ट फॉर्म में वहाँ पे लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जो आपकी हायर आईडी है, जो आपको बाद में आईडी मिलेगी सेकंड फॉर्म की, वही चलेगी, पहले वाली आईडी नहीं चलेगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी जो बाद में आपने फॉर्म फिल किया है ठीक करने के लिए, करेक्शन के लिए, यदि आपसे डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होगी या कोई ऐसी दिक्कत हो गई तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो हायर आईडी आपकी चलेगी। ये बातें इसने यहाँ पे बताई है। ठीक है दोस्तों, तो सेंटर ऑफ एग्ज़ाम क्या है कि सेंटर ऑफ एग्ज़ाम चेंज नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप भाई सेंटर ऑफ एग्ज़ाम आप चाहें कि भाई आपका चेंज हो जाए, सेंटर ऑफ एग्ज़ाम आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये ध्यान रख लें कि वो भाई सभी कंडीशन जो हैं फुलफिल कर रहे हैं। जैसे आप ये भी देख लें कि भाई आपकी हाइट है या नहीं है। ठीक है, हाइट के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपकी हाइट कंप्लीट होती है नहीं है। आप एजुकेशन, जो एजुकेशन इन्होंने मांगी है वो आपके पास एजुकेशन है या नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें सभी चीज़ें देख लें। ठीक है, तो इसमें रिटन एग्ज़ाम के बाद फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और फिर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर सेटिस्फाइंग और प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन इफ़ ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ एनी टाइम। यदि ये क्या है, यदि आपने ये सभी क्लियर कर लिए, ठीक है, और जब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ, डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन हुई और आपके डॉक्यूमेंट, आपके कोई मतलब डॉक्यूमेंट गलत पाया गया, तो आपको उस टाइम आपसे को निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ क्लियर किया तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं भाई। यदि आपने कुछ गलत किया है, आपसे कोई डॉक्यूमेंट आपका और ठीक नहीं है, कोई आपके फोर्जरी की हुई है, आपने किसी तरह से कोई गड़बड़ करके आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो आपको कहीं भी किसी भी स्टेज पे बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये सब बातें बताई गई हैं कि भाई क्या 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 आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सब बातें आपको इसमें बताई गई हैं। ठीक है, कि भाई आपको इम्पर्सनिफिकेशन, ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग, ब्लैकमेल ऑफ पर्सन कनेक्टेड विद कंडक्ट एग्जाम, किसी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए ब्लैकमेल करेंगे, या कोई गलत फ़ोटो आप डाल देंगे या ब्लर फ़ोटो डाल देंगे, सिग्नेचर ठीक से नहीं डाल लेंगे, तो आपके जो वो है कैंडिडेचर है, जो आपका फॉर्म है, वो आपका क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, लास्ट डेट के बारे में बताया है कि 5 मई इसकी लास्ट डेट है। 12 से और 18 है ये, आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन कौन विड्रॉल करेगा यार एक बार फॉर्म फिलअप करने की, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया मान लिया, ठीक है, फ़ी भी आपने पे कर दी, ठीक है, और अब आपको है कि भाई आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं देना चाहते आप, ठीक है, तो आपको फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, विड्रॉल कर लो अपना फॉर्म, ठीक है, लेकिन फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी आपको। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो एडमिशन सर्टिफिकेट और एनी अदर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट एग्जामिनेशन, देखो इसमें क्या है कि ये बता रहा है कि भाई 3 वीक पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में और एग्ज़ाम की डेट के बारे में बता दिया जाएगा। आपका जो वो है एडमिट कार्ड है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 वीक पहले, और आपके घर पे कोई भी लेटर नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम डेट याद रखनी है, उसके पहले आप, क्योंकि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, आप सीरियस होकर तैयारी करेंगे, ऑटोमेटिक आपको एग्ज़ाम डेट याद रहेगी यार। यदि आप ऐसे ही भर रहे हैं, ऐसे ही फिल कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ठीक है, तो एग्ज़ाम की डेट के बारे में आपको यदि पता है तो 3 वीक पहले इसके एग्ज़ाम
का जो है कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, उससे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी कम्युनिकेशन आपसे नहीं किया जाएगा कि आपके घर पे इसका लेटर भेजा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आगे का है Their mere fact of a admission certificate has been issued to a candidate will not imply the commission has been finally cleared और candidature to। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको वो भेज दिया कॉल लेटर, आपका इशू कर दिया है तो आप भाई उसके लिए एलिजिबल हो गए, आपको मतलब वो हो गया है। तो आपको किसी भी स्टेज में, मैंने आपको बार बार बताया कि किसी भी स्टेज पर आपको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर वो दें जो आपकी मतलब जिस पे आप काम कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर है जो आपका बंद है, ये नहीं कि भाई आप जो मोबाइल आपका यूज़ नहीं कर रहे वो आप मोबाइल नंबर दे दें। ठीक है, जो आप आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं वो आईडी दे दें। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो जो आपकी एक्टिव है ना, जो आईडी और मोबाइल नंबर वो ही दें। ठीक है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ये आपके लेने नहीं है, यदि आप फिल कर रहे हैं तो यार आप एग्ज़ाम तो देंगे ही। सर्विस एलोकेशन है, जैसे आप सभी आपके जैसे रिटन टेस्ट हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है। ठीक है, ये सब आपका हो जाता है तो आपके जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो इंटरव्यू है, उससे पहले आपसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। उसमें आपसे पोस्ट उसकी जो आपका जो है उसमें पूछा जाएगा कि भाई आप कौन सी पोस्ट आपसे प्रेफरेंसेस पूछे जाएंगे उसमें आपसे। ठीक है, तो रिटन एग्ज़ाम की डेट मैंने आपको बताई है 8 अगस्त 2021 है। ठीक है, 10 से 12 इसका पहला पेपर होगा 10 से 12 और दूसरा 2 से 5 होता है। ठीक है, इसमें बीच में 2 घंटे का गैप होगा। पहले वाला 250 नंबर का होगा जिसमें जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, और दूसरा पेपर आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पेपर आपका 200 नंबर का होगा, पहला इसका आपका 250 नंबर का होगा, 250 नंबर का। तो टोटल आपका ये, तो इसमें दोस्तों एक 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा और एक 250 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो 250 नंबर का होगा और जनरल स्टडी और एसे एंड कंप्रहेंशन का जो एग्ज़ाम होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो जनरल स्टडी और एसे और कंप्रहेंशन का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको एसे के लिए जो है ना, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी। तो उसके लिए आपको इसके लिए बताना होगा कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एक ऑप्शन होगा, उसको आपको क्लिक करना हो, उस पर आपको राइट डाउन करना पड़ेगा कि भाई आप इंग्लिश में दे रहे हैं, इंग्लिश मोड अप्लाई करेंगे या आप इंग्लिश हिंदी वाला। ठीक है, तो प्रेसिज और कॉम्प्रिहेंशन वो कंपोनेंट है जो वो तो